मैंने गौर से उसे देखा। हाँ, मैं बोला, एक सीक्रेट फाइल थी जिसमें इस शहर के भ्रष्टाचारी अफसरों और अपराधी संगठनों का कच्चा चिट्ठा मौजूद था। अगर वो फाइल सही हाथों में पहुंच जाए तो हंगामा मच जाएगा। अगर आपको मिल जाए तब भी? हाँ, कुछ लोगों का विचार है कि वो फाइल दिनेश चौधरी के हाथ लग गई थी। कौन लोग हैं वे? दामोदर राणा के गिरोह के कुछ आदमी हैं। वे हर मुमकिन जगह इसे तलाशने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे लोग दिनेश चौधरी को भी ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा मतलब है कि अगर उन्होंने दिनेश को मार डाला होता तो उसे ढूंढना नहीं था? हाँ, मदन बोला, और आपकी वजह से भी वे कम फिक्रमंद नहीं हैं। उन्हें डर है कि आप उनसे पहले फाइल हासिल कर सकते हैं। अगर मुझे वो फाइल मिल जाए तो मैं उसे उचित कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को सौंप दूंगा। वह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। मेरे केस में उसकी खास दिलचस्पी रही थी। शायद ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैंने असमंजसतापूर्वक उसकी ओर देखा। क्यों? इसलिए कि वे लोग आपको मार डालने की योजना बना रहे हैं। दिलावर चाहता है आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। गनीमत सिर्फ इतनी है कि दामोदर राणा उसे रोके हुए है। मैं मुस्कुराया। दामोदर राणा मुझ पर बहुत मेहरबान है। मदन ने अपनी जेब से चार मीनार का मुड़ा टूड़ा पैकेट निकाल कर सिगरेट जलाई। खैर, यह बताओ, तुमने कुछ और भी पता लगाया है? मैंने सुना है दामोदर राणा में कोई दम खम नहीं रह गया है। उसकी जगह कोई और ले सकता है। कौन? पता नहीं, लेकिन अनुमान है दूसरे गिरोह, क्योंकि इतने शक्तिशाली नहीं है, इसलिए उसके अपने ही गिरोह का कोई आदमी उसके साथ गद्दारी कर सकता है। बाहर से भी तो नया आदमी आ सकता है। मैं बोला, यह जानकारी वाकई दमदार है। इस बारे में और भी बारीकी से छानबीन करो मदन। मैंने पर्स से 100 रुपये का नोट निकाल कर मेज़ पर रख दिया। मदन ने नोट उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। आपका पीछा करने वालों का क्या हाल है? उसने पूछा। ठीक है, पूरे ज़ोर शोर से अपने काम में लगा हुआ है। उसका नाम जोगिंदर है और वह दिलावर का आदमी है। आई सी। मदन चला गया। मैं काफ़ी देर तक बैठा उसकी बातों पर विचार करता रहा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अब मैंने दिनेश की विधवा माँ से मिलने का निश्चय किया। वह विराटनगर से 60 मील दूर एक छोटे से कस्बे हरिपुर में रहती थी। दिनेश के पास जाकर मैं पहले भी 3-4 बार उससे मिल चुका था। मैंने एक बैग में 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा अन्य ज़रूरी चीज़ें पैक कर ली। फ्लैट को लॉक करके लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों द्वारा नीचे पहुंचा। उस वक्त लिफ्ट नीचे नहीं थी। गैरेज से मोटरसाइकिल निकालकर मैंने बैग कैरियर पर कस लिया। इमारत के कंपाउंड से निकलते वक्त मैंने देखा, करीब 30 गज दूर जोगिंदर खड़ा था। मैंने उसके पास जाकर मोटरसाइकिल रोकी। मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ जोगिंदर, मैं बोला। दिलावर को बता देना, और तुम भी बिजली के खंभे की तरह यहाँ खड़े रहने की बजाय घर जाकर आराम कर सकते हो। वह आग्न नेत्रों से घूरता रह गया। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आंख मारी और आगे बढ़ गया। सड़कों पर ट्रैफिक का रश था। शहर के बाहर निकलने में ही मुझे 1 घंटा लग गया। जब मैं हरिपुर पहुंचा 2 बज चुके थे। दिनेश की मां घर में ही मौजूद थी। उसकी उम्र करीब 55 वर्ष की थी। वह स्थानीय प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। मुझे देखकर वह खुश हो गई। अपनत्व भरे ढंग से कुशल क्षेम पूछी, फिर मेरे इनकार करने के बावजूद भी चाय बनाकर ले आई। दिनेश का कुछ पता है आपको? मैंने चाय सिप करके पूछा। पूरा अधेड़ चेहरा और ज़्यादा उदास हो गया। नहीं, गहरी सांस लेकर वह बोली।
उसकी कोई चिट्ठी वगैरह भी नहीं आई। आई थी जसदेव सिंह के मर्डर से 1 हफ्ता पहले, बस तब से अब तक उसका कोई समाचार मुझे नहीं मिला। आपको पता है मर्डर से 2 दिन पहले वह विशालगढ़ गया था? हाँ, बता सकती है वहाँ किसके पास गया होगा? मेरी जानकारी में तो हमारा कोई रिश्तेदार या परिचित वहाँ नहीं रहता। और कुछ अंदाज़ा लगा सकती है वह कहाँ गया होगा? वह कुछ देर खामोश रही, चेहरे पर तनाव पैदा हो गया, होठ तनिक काँपे, आँखों में गीलापन सा आ गया। ऐसा लगता था मानो वह किसी गहन पीड़ा को पीने की कोशिश कर रही थी। दिनेश अब इस दुनिया में नहीं है, वह बड़ी मुश्किल से कह सकी। सुनकर मुझे तेज झटका सा लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह जिंदा है, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। यह तुम नहीं, उसके प्रति तुम्हारा प्रेम और विश्वास बोल रहा है। मैं जानती हूँ तुम उसे अपना बेहतरीन दोस्त समझते थे। आपको कैसे पता चला कि वह इस दुनिया में नहीं है? मैं उसकी माँ हूँ। मेरा मन कहता है दिनेश मर चुका है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं एकाएक कुछ नहीं कह सका। मुझे लगा कि मेरे भीतर कहीं कुछ टूट गया था। मैं स्वयं को बहुत ही विवश और कमज़ोर महसूस कर रहा था। मेरे अलावा कोई और भी दिनेश को पूछने आपके पास आया था? लंबी चुप्पी के बाद मैंने पूछा। बहुत आए थे। सबसे पहले तुम्हारे ऑफिस का जगदीश नामक आदमी आया था। वह दिनेश से मिलने के लिए मरा जा रहा सा प्रतीत हो रहा था। वह 3-4 बार दफ़ा यहाँ आया और हर बार कहा था कि जैसे ही दिनेश का कोई समाचार मिले मैं उसे सूचित कर दूँ। फिर पुलिस आई और कई मर्तबा आई। खुद पुलिस कमिश्नर ने भी इधर से गुजरते समय रुककर पूछताछ की थी। कई प्राइवेट जासूसों ने भी चक्कर लगाए थे। मैं चौंका। प्राइवेट जासूस? हाँ, वे लोग कुछ अजीब किस्म के आदमी थे। अपने रंग ढंग से और बातचीत से पूरे बदमाश नज़र आते थे। जाहिर था वे दामोदर राणा के आदमी थे। मैं कुछ देर बैठा सोचता रहा, फिर खड़ा हो गया। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि दिनेश के बारे में आपका विचार गलत है, मैं बोला, लेकिन वह मेरा दोस्त नहीं, गुरु भी है। मुझे उससे मोहब्बत है, उस पर अखंड विश्वास है और उसकी इज्जत भी करता हूँ। जिस तरह आपका मन कहता है उसी तरह मेरा मन भी कहता है कि वह जिंदा है, सही सलामत है और मैं उसे ढूंढकर ही रहूँगा। वह कुछ देर कुछ नहीं बोली, सर झुकाए चुपचाप बैठी रही। मैंने झुककर उसके पैर छुए और बाहर आ गया। वापस विराटनगर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। मोटरसाइकिल के लंबे सफ़र ने मुझे थका दिया था, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल था हरिपुर जाते आते वक्त मेरा पीछा नहीं किया जा गया था। मैं जानता था कि जाते वक्त जो गोली मैंने जोगिंदर को दी थी उसके झांसे में आने वाला वह नहीं था और उसने इमारत के बाहर ही ड्यूटी पर तैनात मिलना था। इसलिए वक्ती तौर पर उससे जान छुड़ाने के विचार से मैं शहर के बाहरी भाग में ही मध्यम श्रेणी के एक होटल में ठहर गया। रात के खाने से जल्दी ही फारिग होकर मैं अपने कमरे में पहुंचा और बिस्तर में घुस गया। नींद आने से पहले तक मेरे दिमाग में 2 बातें थी। पहले मदन से संपर्क स्थापित करूंगा, फिर नीलम सिंह से मिलने जाऊंगा। सुबह जब सोकर उठा तो 8 बज चुके थे। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मैं नीचे पहुंचा। नाश्ता करने के बाद पब्लिक टेलीफोन बूथ में जा घुसा। मदन ने अपने निकटतम पड़ोसी का टेलीफोन नंबर दिया हुआ था। मैंने नंबर डायल किया। जवाब मिलने पर मदन को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मदन की आवाज़ लाइन पर सुनाई दी। उसके शोर में व्याकुलता मिश्रित सतर्कता से स्पष्ट था कि फ़ोन के पास कोई और भी मौजूद था। अजय बोला हूँ, कहकर मैंने पूछा, क्या प्रोग्रेस है? आपके दोस्त का मामला तो ज्यों का त्यों है, वह बोला, लेकिन और एक बहुत ही दमदार बात मालूम होने वाली है। किस सिलसिले में? उसने कुछ कहा लेकिन मैं समझ नहीं सका। क्या? मैंने दोबारा पूछा। मैं शाम तक किसी वक्त आपसे संपर्क स्थापित करूंगा। मैंने उसे होटल का नाम और उसका कमरा नंबर बता दिया। गिरीश्वर यथास्थान रखने में बूथ से निकला।
उस होटल में पार्किंग की सुविधा नहीं थी। वहाँ ठहरने वालों को करीब 1 फरलांग दूर बने पार्किंग लॉट का सहारा लेना पड़ता था। होटल के पिछवाड़े एक सुनसान सी गली थी जिसे वहाँ तक पहुँचने के लिए शॉर्टकट रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मैंने पार्किंग लॉट से मोटरसाइकिल निकाली और जसदेव सिंह की पत्नी से मिलने के लिए बीच रोड की ओर रवाना हो गया। एक बार पहले भी मैं जसदेव सिंह के निवास स्थान पर जा पहुंचा था। उसकी शानदार कोठी और अत्यंत विलासपूर्ण रहन सहन देखकर मैं चकरा था। साथ ही यह बात भी जाहिर हो गई थी कि वह अपनी प्रत्यक्ष आमदनी से कई गुना ज़्यादा खर्च कर रहा था। करीब 50 मिनट बाद मैं उसकी कोठी के पोर्च में मोटरसाइकिल पार्क कर रहा था। डोरबेल के जवाब में सांवले रंग की तीखे नए नक्शों वाली एक जवान नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। मैंने उसे अपना नाम बताकर नीलम सिंह से मिलने की इच्छा प्रकट की। नौकरानी बगैर कुछ बोले पलटकर चली गई। मैंने भी उसका अनुकरण किया। मरहूम जसदेव सिंह के ठाट बाट की झलक देखते हुए मैं हॉल से गुजरा, फिर कॉरिडोर पार करके खुली टेरेस पर आ गया। नीलम एक इजी चेयर में पसरी हुई धूप सेक रही थी। उसके बाएं हाथ में अनुमानतः ब्रांडी का भरा गिलास था। आसमानी रंग का जो गाउन उसने पहना हुआ था उससे उसके जिस्म के पुष्ट उभारों का स्पष्ट आभास मिल रहा था। गाउन के नीचे वह कुछ और भी पहने होगी, इसमें मुझे पूरा संशय था। वह दूर सामने नीले समुद्र की ओर देख रही थी। प्रत्यक्षतः हमारे आगमन से पूर्णतया बेखबर थी। मेम साहब, नौकरानी उसका ध्यान आकर्षित किया। अजय कुमार साहब आए हैं। नीलम ने गर्दन घुमाई। मुझे देखते ही उसकी आंखें फैल गई। वह चौंकती हुई सी खड़ी हुई। उसके हाथ में थमे गिलास से ब्रांडी गिलास छलक कर नीचे जा गिरी। फिर स्वयं को संयत करने की कोशिश करते हुए उसने नौकरानी को चले जाने का संकेत कर दिया। नौकरानी चले गई। नीलम पुनः अपनी कुर्सी पर बैठ गई। गिलास सम्मुख पड़ी छोटी सी मेज पर टिका दिया और आश्चर्य मिश्रित असमंजसता पूर्वक मेरी ओर देखा। मेरे आने से आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मिसेज सिंह। मैं बड़े ही शिष्ट ढंग से बोला, लेकिन मेरा आपसे बातें करना निहायत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पति का हत्यारा मैं नहीं हूँ। वह कुछ नहीं बोली। मेज़ से गिलास उठाकर ब्रांडी सिप करने लगी। अगर एतराज़ ना हो तो क्या मैं बैठने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? मैंने पूर्ववत स्वर में पूछा। उसे कुछ बोलती न पाकर मैंने गुस्ताखी का डालना नहीं मुनासिब समझा। मैं आपके पति के हत्यारे का पता लगाना चाहता हूँ। उसके सामने पड़ी इजी चेयर में से एक पर बैठने के बाद मैं बोला, मैं साबित करना चाहता हूँ कि हत्यारा न तो मैं हूँ और न ही दिनेश चौधरी। मैं तनिक रुका, फिर पूछा, आप भी जानना चाहती हैं कि असली हत्यारा कौन है? उसने गिलास उठाया, ब्रांडी का बड़ा सा घूंट लेकर पुनः मेज पर रख दिया। इस दफ़ा भी वह बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियां ढीली होती प्रतीत हुई। आँखों में दिलचस्पी के अस्पष्ट से भाव नजर आने लगे। आप मेरी मदद कर सकती है। मैं उत्साहित भाव से मुस्कुरा। बताइए, आप मदद करेंगी? उसने सीधा मेरी तरफ देखा। क्या मदद चाहते हो? उसका स्वर